नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। जबरन वसूली मामले में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिनों की रिमांड पर भेजा। फिरौती और गैंगस्टर से सांठगांठ के गंभीर आरोप। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया महायुति के लिए बिना शर्त समर्थन। कहा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो कहेंगे होगा स्वीकार। तीनों दलों के बीच है समन्वय। संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक समिति ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। घटना की तह तक जाने का प्रयास कर रही है 3 सदस्यीय टीम। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर वार। ईवीएम को लेकर सोशल मीडिया पर जारी दुष्प्रचार के खिलाफ एक्शन। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दर्ज कराई एफआईआर। चुनाव प्रक्रिया को लेकर भ्रामक दावे करने वालों पर होगी कार्रवाई। और सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। लक्ष्य सेन ने जीता पुरुष एकल खिताब, तो पीवी सिंधु ने महिला एकल खिताब पर किया कब्जा। त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने महिला युगल खिताब किया अपने नाम। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान को 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान की 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। कुख्यात गैंगस्टर कपिल संगवान और नरेश बालियान के बीच बातचीत, रंगदारी वसूलने का एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद शनिवार को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने नरेश बालियान को 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली में 8 दिसंबर से भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से अवैध घूसखोरी और भ्रष्टाचार करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाना है। पदयात्रा सभी 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से एक साथ शुरू होगी और प्रत्येक दिन राज्य के एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को कवर करेगी। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ये यात्रा प्रारंभ होगी। पर्पस सीधा सा एक है कि दिल्ली से इस भ्रष्टाचारी सरकार को, जो बिजली नहीं दे पाई, पानी नहीं पिला पाई, सड़क नहीं बना पाई और अपना शीश महल बनाती है, लूटपाट करती है, अवैध घूसखोरी करते हैं, अवैध वसूली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से दिल्ली की जनता अपना मन बताएगी कि हाँ, अब इस सरकार की रवानगी का टाइम आ गया है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। वो कोई भी नाटक कर सकते हैं। अभी उन्होंने मिनरल वाटर डलवा के एसिड जैसा दिखाने की कोशिश की थी। अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। इस समय वो जिस प्रकार से दिल्ली की विश्वास खो चुके हैं, वो कोई भी नाटक कर सकते हैं। अभी उन्होंने कल मिनरल वाटर डलवा के एसिड जैसा दिखाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो सारी साजिशों का हिस्सा है, उनका जांच हो रही है। लेकिन हम तो एक और मुझे आशंका हो रही है, अरविंद केजरीवाल कोई भी बड़े से बड़ा साजिश कर सकते, वो अपने ऊपर अगल बगल गोली भी चलवा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को इस समय बहुत केयरफुली देखना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जैसे साजिशबाज से दिल्ली को सावधान रहना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। देश जनतंत्र है और स्वाधीन देश है, सबको अपनी अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस ने फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन इनकार कर दिया है। दिल्ली के लिए आप और कांग्रेस के गठबंधन पर बात न बनने पर भाजपा ने निशाना साधा है। दोनों दलों ने इस साल दिल्ली में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन किसी भी सीट पर गठबंधन को जीत न मिलने के बाद अब यह फैसला आने पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दोनों ही दलों पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि दिल्ली में वो अकेले चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वाह,
कुछ दिन पहले तक लोकसभा चुनाव में जहां 7 में से 7 सीट हारे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, तब उनका रिश्ता था हम साथ साथ है। आज वो रिश्ता बन चुका है हम आपके हैं कौन। यही तो मैं कह रहा हूं कि इंडी अलायंस में नो मिशन नो विजन, ओनली अपना अपना एम्बिशन, थर्स्ट फॉर पोजीशन और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन। अब मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन में एक तो आ गए थे, पर 7 सीट हारने के बाद जब दिल्ली मॉडल रिजेक्ट हो गया, कांग्रेस के सारे आरोप रिजेक्ट हो गए, तो अब ये लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति पूरी तरह से एकजुट है, ये बात शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दोहराई। शिंदे ने सतारा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए दोहराया कि राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो भी फैसला लेंगे उसका वो पूरा समर्थन करेंगे। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही सरकार का गठन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महायुति के तीनों घटक दलों में पूरी एकता है। निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज़्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सतारा में अपने पैतृक गांव से मुंबई रवाना हो गए हैं। रवानगी से पहले मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने महायुति की एकजुटता को दोहराया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चुनाव आयोग ने ईवीएम और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त हिदायत दी है। इसके साथ ही सैयद शुजा के खिलाफ मुंबई में फिर से एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली और मुंबई पुलिस इस मामले में सक्रिय रूप से जांच कर रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जो कथित तौर पर दूसरे देश में छिपा हुआ है और मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा कि जो भी व्यक्ति झूठे आरोप लगाने, गलत जानकारी फैलाने के खिलाफ कड़े आपराधिक कदम उठाए जाएंगे। अगर ऐसे कृत्य में पाया जाता है तो इसके साथ ही ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाने या ऐसे मामलों को सनसनीखेज बनाने की जो भी कोशिश करेगा, उनके खिलाफ भी कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में संभल हिंसा की जांच कर रही न्यायिक समिति ने आज घटनास्थल का दौरा किया। 3 सदस्यीय टीम ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वहां के हालात का जायजा ले और साथ ही वस्तुस्थिति को भी जाना। टीम में आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति देवेंद्र अरोड़ा के साथ ही उत्तर प्रदेश की पूर्व डीजीपी ए.के. जैन और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल हैं। इस दौरान मुरादाबाद के आयुक्त, संभल के डीएम और एसपी समेत पुलिस प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि जांच आयोग के अध्यक्ष और सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने क्षेत्रों का निरीक्षण किया, साथ ही ढांचे का दौरा भी किया। साथ ही कमेटी द्वारा नुकसान के मूल्यांकन की समीक्षा भी की गई। जो जांच आयोग जो शासन के द्वारा गठित है उसमें माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य दो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे थे
उनका जो हमें बताया गया जिस हिसाब से शेड्यूल और उसके हिसाब से हमने उसका प्रबंध किया था, उनका मूल उद्देश्य था जो जहाँ पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। उसके बाद उन्होंने रास्ते में जो कुछ लोग मिलना चाहते थे उनसे या बात करना चाहते थे, वो कुछ लोगों से उन्होंने बात भी की और हमसे जो सवाल पूछे हमने उसके भी जवाब दिए। उन्होंने जो घटना थी जिस जगह पे खास तौर पे सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ था उस एरिया को भी देखा और स्ट्रक्चर का भी भ्रमण किया। महान स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 138वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जीवन पर आधारित किताब द लास्ट किंग का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इतिहास में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका योगदान भुला दिया गया, जो देश का गौरव है, लेकिन अब उन सच्चे मार्गदर्शकों को याद किया जा रहा है। हमने लंबे समय तक उन लोगों की अनदेखी कर दी जो हमारे मार्गदर्शक रहे। सच्चे मायने में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च निछावर किया है। जनजातीय दिवस अब मनाना चालू किया है। क्या उम्र थी बिरसा मुंडा की, चलो देर आए दुरुस्त आए। पराक्रम दिवस पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था नेताजी सुभाष। राजा महेंद्र प्रताप तो उनके पहले थे। एक तरीके से नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत करने वाले वो थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व एड्स दिवस पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल हुए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विश्व एड्स दिवस के दिन एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए थीम सॉन्ग को भी रिलीज किया गया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने एड्स जागरूकता को लेकर प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदर्शनी में एड्स जागरूकता को लेकर काम कर रहे प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने एड्स बीमारी से लड़कर जंग जीतने वाले अलग अलग राज्यों से आए लोगों को सम्मानित भी किया। एक तरीके से एचआईवी को, एड्स को और उसके खिलाफ जो जंग चल रही है उसको डेडिकेट और रीडेडिकेट करने का दिवस है। और इसके साथ साथ ये रीट्रेन करने का है, फिर से लोगों को बताने का है कि एड्स को की रोकथाम के लिए हम सब लोग समर्पित हैं। और आज के दिन हम अपने आप को नई उत्साह, ऊर्जा, स्फूर्ति लेकर एड्स के रोकथाम में अपने आप को लगाएंगे। इसका देश के समर्पण के लिए यह दिन हमको ध्यान में रखना चाहिए। भारत में एचआईवी संक्रमण के नए मामलों की बात की जाए तो इसमें सालाना करीब 44% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 39% ही रही। और ये संभव हुआ है सरकार की बेहतर नीति, रणनीति और जागरूकता कार्यक्रम से। ये हैं मोना बलानी। मोना बीते 25 साल से एचआईवी वायरस से संक्रमित हैं। एचआईवी संक्रमण की जानकारी के बाद भी मोना घबराई नहीं और अपना इलाज कराया। नतीजा, आज मोना आम आदमी की तरह बेहतर जीवन जी रही हैं। हम जब अपना जीवन अंधेरे में जी रहे थे तभी एक रोशनी की किरण दिखी जब सरकार ने ये दवाइयाँ फ्री शुरू की, निःशुल्क शुरू की। अब वो निःशुल्क उपचार लेकर हज़ारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। 2017 में वायरल लोड के लिए राष्ट्रीय नीति लेकर आया। अब हमें पता चल सकता है कि हमारे शरीर में वायरस की संख्या कितनी है। मोना अकेली नहीं है, उनके जैसे लाखों लोग एचआईवी का इलाज कराकर सरकार की ओर से मिल रही मुफ्त इलाज की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आई थिंक ये राइट्स पाथ लेने के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नैको का कि उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए बहुत काम कर रहे हैं ताकि हमारे अधिकार हम लोग ले पाएँ, चाहे वो सामान्य से जीने का अधिकार है या फिर हमारे को स्वास्थ्य का अधिकार है। आज उसी की वजह से हम लोग जो है सिर्फ ART ही नहीं और भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे को जो है आराम से हमारा इलाज होता है और जिससे हमारे को बाधा नहीं होती है। भारत सरकार का एक 1097 हेल्पलाइन है। उसके अलावा नैको ने, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऐप बनाया है।
वो सारा बहुत अच्छी जानकारी वहाँ पे मिलती है, जहाँ पे आप सिर्फ HIV के बारे में नहीं, उसके साथ STIs के बारे में भी जान सकते हैं। जानकार रहे, स्वस्थ रहे। केंद्र सरकार की बेहतर नीति, रणनीति और जागरूकता कार्यक्रम का ही नतीजा है कि बीते एक दशक में देश में HIV संक्रमण के नए मामलों में सालाना करीब 44% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 39% ही रही है। बावजूद इसके किशोरों में HIV संक्रमण के मामले एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं। 95% HIV संक्रमित लोगों को अपना HIV स्टेटस मालूम हो, उनमें से 95% लोग दवा ले रहे हों और उनमें से 95% की बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में हो। इन तीनों पैरामीटर्स पर जो एडोलेसेंट्स हैं वो एडल्ट से पीछे हैं, उनको एक सही प्रकार की केयर देना हमारी जिम्मेदारी है। देश में अभी 25 लाख से अधिक लोग HIV संक्रमित हैं। साल 2023 में 68,000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले दर्ज हुए। HIV संक्रमण का सबसे बड़ा जरिया इंजेक्शन से लिया गया ड्रग्स है। जाहिर है जागरूकता और बचाव से ही HIV एड्स से बचा जा सकता है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। राजस्थान में उपचुनाव की आचार संहिता हटने के बाद शनिवार को राज्य कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी गई। बिल में जबरन धर्मांतरण कराने वाले को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इस बिल में और कुछ क्या है खास, इसको लेकर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य ने। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी। इस प्रकार से उपचुनाव की आचार संहिता हटने के बाद कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और अहम फैसले लिए गए। बैरवा जी, इस प्रकार से कल अहम फैसले लिए गए, उसके मद्देनजर धर्म परिवर्तन में जो फैसला है उसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। क्या फैसला है और क्या नियम बनाया जाएगा? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जिस तरह से इस राजस्थान की बागडोर जिस दिन से संभाली है, उस दिन के बाद ही इस राजस्थान के उत्थान के लिए और राजस्थान के युवाओं के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए, सभी के लिए, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग जो भी है उनके लिए जितनी योजनाएं ला रहे हैं वो निश्चित रूप से इस राजस्थान के उत्थान के लिए है। और जिस तरह से कल 9 पॉलिसी एक साथ जो कैबिनेट में लाए और कैबिनेट की मंजूरी मिली है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस तरह से इस राजस्थान के लिए हमेशा मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ नया करने की सोच रहे हैं और करते हैं। इसलिए कल जो पॉलिसी लाई गई है उसमें धर्मांतरण की, उस धर्मांतरण में जो लोग प्रेशर में लेकर, प्रलोभन देकर और अज्ञानता के में उनको धर्मांतरण करा दिया जाता था, उसको लेकर ये पॉलिसी लाई गई है। इस पॉलिसी में हमारे अनेक राज्यों की पॉलिसियां मिलाकर उनकी समीक्षा कर उनको देखकर ये पॉलिसी लाई गई है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए अलग अलग प्रावधान सजा के रखे गए हैं। वो मैं मानता हूं कि अब इस तरह का कोई आदमी धर्मांतरण नहीं करा पाएगा जो किसी प्रेशर से, किसी संगठन से मिलकर जो दबाव में लेकर करते थे। इसके लिए एक ये पॉलिसी लाएगी। निश्चित रूप से इस पॉलिसी से ये जो फ्रॉड काम होता था वो रुकेगा। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी का भी जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए निश्चित रूप से ऐसा कानून होना ही चाहिए। जबरन कोई भी न हो, किसी का भी धर्मांतरण न हो, निश्चित रूप से होना ही चाहिए, आवश्यक भी है। और इस तरह का कानून राजस्थान में राजस्थान की सरकार लेकर के आ रही है, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। आज पाकिस्तान में अब हिंदू बचे नहीं। अगर उस समय बाबा साहेब अंबेडकर की बात मान ली गई होती, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान जो ज्वाइंट पाकिस्तान था और सारे हिंदू को हिंदुस्तान भेज दिया गया होता, तो आज न पाकिस्तान की चर्चा अब होती नहीं और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती। आज राहुल गांधी की जुबान बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं, वो 2 तारीख को कहाँ जाएंगे? संभल जाएंगे पॉलिटिकल टूरिज्म करने। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहाँ इनकी जुबान नहीं खुलती। बांग्लादेश में सनातन धर्म के अनुयायियों के साथ दुर्व्यवहार और धर्म प्रचार रोकने के विरोध में पश्चिम बंगाल में प्रार्थना की जा रही है। इसके लिए कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में भक्त एकत्रित हुए और सामूहिक रूप से प्रार्थना की। जयपुर के जगतपुरा स्थित गुप्त बलराम धाम मंदिर में भी प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। साथ ही संकीर्तन यात्रा भी निकाली गई। यात्रा मंदिर के मुख्य द्वार से अक्षय पात्र जंक्शन, कृष्ण बलराम मार्ग, हरे कृष्ण मार्ग होते हुए वापस मंदिर पहुंची। इस मौके पर गुप्त बलराम धाम मंदिर के उपाध्यक्ष आनंद शेषदास और मीडिया प्रभारी सिद्ध स्वरूप दास ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा और शांति से रहने का अधिकार दिए जाने की मांग की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो हुआ है, तो हमारी बांग्लादेश सरकार से अनुरोध है हमारे सब भक्तों को सुरक्षा प्रदान करें व उनके परिवार वालों को भी सुरक्षा प्रदान करें और जो हिंदू धर्म का जो अनुसरण कर रहे हैं उनको भी स्वेच्छा से अपने हिंदू धर्म का अनुसरण करने की उनको भी स्वतंत्रता व सुरक्षा प्रदान करें। यहाँ से हम लोग यात्रा आज मंदिर के मुख्य द्वार से होते हुए अक्षयपात सर्किल से होते हुए इसको हम लोग हरे कृष्ण बलराम मार्ग से और हरे कृष्ण मार्ग पर यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है और ये निवेदन किया गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा हो, सुरक्षा हो, को उनको शांति से और स्वतंत्रता से रहने का अधिकार दिया जाए, ताकि आज पूरे विश्व की जितनी भी सरकार हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि और विशेष रूप से भारत सरकार का, क्योंकि भारतीय वासी होने के नाते हम लोग कहेंगे कि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए विशेष यहाँ पर आवेदन करें, विशेष व्यवस्थाएं करें ताकि वो वहाँ पर शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन कर सके और अपना जीवन बिता सके। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस्कॉन संतों की बात अब पत्रकार भी निशाने पर हैं। मुन्नी साहा नाम की एक प्रमुख हिंदू पत्रकार को ढाका में बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में मुचलके पर पत्रकार को रिहा कर दिया गया, लेकिन अब पत्रकार मुन्नी साहा को अदालत से जमानत लेनी होगी और पुलिस समन का पालन भी करना होगा। दरअसल पत्रकार एक मीडिया कार्यालय से बाहर निकल रही थी। बाहर निकलते ही भीड़ ने महिला पत्रकार को घेर लिया और उसके साथ धक्का मुक्की की, साथ ही पत्रकार पर मुकदमा चलाने की मांग की, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पत्रकार को गिरफ्तार कर उस पर आपराधिक मामला दर्ज किया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तमिलनाडु और पुदुचेरी के उत्तर तटीय क्षेत्र में चक्रवात फेंजल
अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ये चक्रवात बीते 6 घंटों से स्थिर है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 6 घंटों के दौरान धीरे धीरे कमजोर होकर उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुदुचेरी के एक गहरे दबाव में तब्दील होने की संभावना है। और नवंबर माह के जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी किए गए हैं। नवंबर माह में 1.82 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है। अप्रैल से लेकर अब तक 14.56 लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह हुआ। बीते साल के मुकाबले इस साल नवंबर महीने में जीएसटी संग्रह में 8.5% की यानी कि 8.5% की बढ़त दर्ज की गई है। इस वित्त वर्ष में अब तक जीएसटी कलेक्शन में बीते साल के मुकाबले 9.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बीच नवंबर महीने में कुल 19,259 करोड़ रुपए के रिफंड भी जारी किए गए हैं। इस तरह से नवंबर में शुद्ध जीएसटी संग्रह 1.63 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि 11.1% ज्यादा है। और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के चेयरमैन के रूप में जय शाह का कार्यकाल आज से शुरू हो गया है। इससे पहले जैसा कि हमने आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताई कि जीएसटी में जो संग्रह हुआ है वो बम्पर संग्रह हुआ है, रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। और इस पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं अजय मिश्रा। अजय, ये देखिए, सरकार के प्रयास रहते हैं कि कर व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर के जीएसटी लाया गया, लेकिन इस बार जो बम्पर रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है जीएसटी का, ये भारत के विकास में किस तरीके से योगदान देगा, और इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ये जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं पूरे महीने के दौरान जिस पर सरकार को जीएसटी मिलता है, यानी जो लेन देन हुआ है इकोनॉमी में पराक्रम, उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और चूंकि ये बिजी सीजन माना जाता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद का ये जो पूरी जो अवधि होती है, त्योहारी सीजन होता है, तो पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो 8.5% की बढ़ोतरी शुद्ध कलेक्शन में है। लेकिन नेट कलेक्शन रिफंड्स में थोड़ी सी कमी आई है। उसकी वजह से जो नेट कलेक्शन है वो 11% से ज्यादा बढ़ा है। तो इसको आप एक अच्छा ट्रेंड कह सकते हैं इस लिहाज से, क्योंकि अभी जो जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए हैं उनकी रोशनी में आगे आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरह से कलेक्शन होता है। लेकिन ये 1.82 लाख करोड़ रुपीस, जो कि 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एवरेज, काफी अच्छा माना जाता है। और उम्मीद ये की जा रही है कि आगे जाते हुए इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको ध्यान होगा कि अच्छी बात ये है कि जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, यानी जो देश में ही जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, लेन देन हुए हैं, उस पर जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो 12% से ज्यादा बढ़ा है। और जो विदेशी ट्रांजैक्शंस हुए जिसमें इंपोर्ट पर टैक्स लगता है, उसमें जो बढ़ोतरी वो कम हुई है। इसका मतलब कि हमारे देश में जो गतिविधियां हैं, कारोबारी गतिविधियां, उनमें तेजी आ रही है और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर इससे आप अच्छा संकेत मान सकते हैं। इसके साथ साथ अजय, देखिए, पिछले साल के मुकाबले 8.5% की बढ़त इसमें दर्ज की गई है। क्या बड़े कारण आप मान रहे हैं इस बढ़त का? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जीएसटी के 2 पार्ट होते हैं, केंद्र का जीएसटी और स्टेट्स का जीएसटी। कुछ राज्यों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर से 25% की बढ़ोतरी दिखाई दी है नवंबर महीने में, चंडीगढ़ से 20% की बढ़ोतरी दिखाई दी है, सिक्किम जैसे छोटे राज्यों से 52% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में बढ़ोतरी दिखाई दी है। थोड़े से जो खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य कहें, या फिर जहां पर थोड़ी सी नरमी दिखाई दी या गिरावट दिखाई, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय जैसे राज्य शामिल है। लेकिन ओवरऑल राज्यों के परफॉर्मेंस के अलावा जो गतिविधियां होती हैं उसमें काफी उसको माना जाता है। सर्विस सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, और सर्विस सेक्टर में जो सर्विस टैक्सेस जो कलेक्शन हुआ है तो उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो सर्विसेज लेड इकोनॉमी है उसमें ज्यादा तेजी से रफ्तार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और वो जीएसटी आपके कलेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिल्कुल अजय, और ये अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय मिश्रा इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। जीएसटी संग्रह में जो रिकॉर्ड बम्पर वृद्धि हुई है, बीते साल की तुलना में 8.5% ज्यादा संग्रह
इस बार नवंबर के महीने में हुआ है। बहरहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए मुफ्त में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी आप वेव्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।